नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, इसमें आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है। यानी कि ये प्राचीन इतिहास का सिलेबस होगा। एक इतिहास और आपको पढ़ना पड़ता है जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। उसको मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था। कल रात के 8 बजे के आसपास आपकी क्लास शुरू हुई होगी या कल दिन में चर्चा हुई होगी या परसों रात में चर्चा हुई है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री की बात की है तो इसको लेकर के काफी कमेंट्स आ रहे थे, गुरुजी प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है खास करके अर्ली सिविलाइजेशन इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि भारत और विश्व की प्रारंभिक सभ्यताएं जिसमें शामिल हैं, तो ये सिलेबस में आपकी विश्व की जो सभ्यताएं हैं और जो भारत की सभ्यताएं हैं खास करके प्राचीन सभ्यताएं, विश्व स्तर पर जो 3-4 सभ्यताएं रही जैसे कि मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे, सिंधु घाटी की सभ्यता, अपने भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे बसी हुई थी। इसके साथ ही साथ हुआंगहो यानी पीली नदी किनारे आप देखते हैं चीन की सभ्यता का विकास। और इसी तरीके से आप देखते हैं तो चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में है असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, ऐसे तमाम प्रकार की सभ्यताओं का विकास आपको देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं सभ्यताओं के बारे में बेसिकली हमको पढ़ना है। और भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो आपको वैदिक पीरियड भी पढ़ना पड़ेगा, वेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैदिक काल वगैरह भी आपको जानना पड़ेगा। तो अर्ली सिविलाइजेशन इंडिया एंड वर्ल्ड का ये पेपर है और ये मेरे पास आया, ये 2025-26 का ही पेपर है जिसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। 2026-27 का क्वेश्चन पेपर है प्राचीन इतिहास का और मैंने इसको एकदम से सेट कर लिया। तो इससे बाहर परीक्षा में कुछ आने वाला है नहीं। महा मैराथन डिवीजन क्लास होगी। सभी सब्जेक्ट का आपको ऐसे लेक्चर्स आपको देखने को मिल गए होंगे और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए महत्वपूर्ण है। एंशिएंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर है 2026, 27, 28 सभी के लिए, ठीक है। अर्ली सिविलाइजेशन इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें मैंने रखा है। चलिए खंड आ के प्रश्नों को हम देखेंगे। निर्देश दिया जाता है इसमें पेपर में कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग में 50 शब्दों में आपका होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न भैया, पहला प्रश्न क्या है? वैदिक संहिता यानी वैदिक संहिता के बारे में बताएं। देखिए वैदिक संहिताओं से तात्पर्य चारों वेदों से होता है। वैदिक संहिता को क्या कहते हैं? 4 वेद ही वैदिक संहिता होती है, ठीक है। चारों वेदों से इसका तात्पर्य है। जैसे कि सबसे पुराना वेद है अपना ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये पुराने वेद हैं और बेसिकली अथर्ववेद का जो निर्माण हुआ वो बाद में हुआ, ठीक है। वेदों को जो है श्रुति परंपरा का कहा जाता है क्योंकि इनको जो है सुन सुन करके याद किया गया है, ठीक है। वेदों को अपौरुषीय भी कहा गया है क्योंकि इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है बल्कि इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। क्लियर? यह बात ध्यान रखेंगे। और जब वेदों का विकास हुआ उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी लिखने की कला का विकास नहीं था। इसीलिए एक ब्राह्मण याद करता था, फिर वो दूसरे को सिखाता था, दूसरा तीसरे को। इस तरीके से ये गुरु शिष्य परंपरा में, श्रुति परंपरा में चलती चली आई, ठीक है। तो वेद ये होते हैं। एक शब्द आप सुनेंगे वेदत्रयी शब्द। वेदत्रयी माने होता है 3 वेदों का समूह। त्रयी माने 3 वेदों के समूह या त्रयी माने 3 चीजों का समूह। और वेद यानी 3 वेदों के समूह को वेदत्रयी कहते हैं। तो 3 वेदों में जो शामिल वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद जो है वेदत्रयी में शामिल है। जबकि अथर्ववेद एक नया वेद है, ये बात ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में ही आप देखते हैं जादू, टोना, टटका, ठीक है। इसके अलावा आपका अथर्ववेद में ही आयुर्वेद वाला पूरा की कौन सी जड़ी बूटी से कौन सा रोग निदान होता है, सब कुछ आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। ऋग्वेद में आपको तमाम प्रकार के देवताओं के आवाहन के मंत्र आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्वस्ति वाचन वगैरह जो पंडित जी लोग पढ़ते हैं शुरुआत में, वो सब स्वस्ति वाचन आपको वेदों में मिल जाएगा। ब्राह्मणों की उत्पत्ति, क्षत्रियों की उत्पत्ति, वैश्य की उत्पत्ति, वर्णाश्रम की उत्पत्ति किससे हुई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में श्लोक आपको मिलेगा, ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराज्यान्यः कृता उरु तदस्य वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ये श्लोक में ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से, एक विराट पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघे के आसपास से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे ही देवताओं की उत्पत्ति भी इसी सूक्त में, पुरुष सूक्त में ही दिया गया है। उसमें लिखा है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रात वायुष्या प्राणश्या मुख दग्नि रजायतः। चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई है देव उस पुरुष के, ठीक है।
इसके अलावा चक्षु, आंखों से उसकी किसकी चक्षु सूर्य हो जाता है, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे ही देवताओं की उत्पत्ति को भी लेकर के मंत्र लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं का आवाहन वगैरह लिखा, जैसे आ नो भद्रा क्रतौ यंतु विश्वतो अब्धासो परितासा, ऐसे बोलते पंडित जी लोग। स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः पृथ्स्वा मरुताः प्रसन्नमातरः शुभम यावपानो विधेषु जगमयाः। ऐसे आगे बहुत लंबा थोड़ा स्वस्ति वाचन है पंडित जी लोग। हर विवाह पद्धति, विवाह में हो गया, कथा भागवत में होगा, सभी में इस मंत्र का उल्लेख प्राय किया जाता है। तो सारे मंत्र कहाँ से हैं? ऋग्वेद से उठाए गए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं। ठीक है, रही बात यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी? ठीक है, वेदों को कैसे किया जाए, मतलब सॉरी, यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी, यज्ञ कैसे किया जाएगा, कर्म कांड के सारे नियम कायदे सब कुछ आपको यजुर्वेद में देखिए, यानी यज्ञ की पूरी विधि आपको दिखाई पड़ेगी। वही सामवेद की बात की है तो संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसमें संगीत के सारी चीजें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। संगीत का पूरा आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी, जिसमें संगीत के हर एक चीजों के बारे में मेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये 4 वेद हैं, चारों का अलग अलग महत्व है। तो इनके मूल मंत्र भाग से हैं। ठीक है, तो चारों वेद, ठीक है, जो हैं वो एक प्रकार से के मूल मंत्र भाग से हैं। इनमें देवताओं की स्तुतियां, यज्ञ देवताओं की स्तुतियां किसमें की गई हैं? वो ऋग्वेद में की गई हैं। यज्ञ संबंधी नियम या विधान जो होते हैं, ठीक है, किसमें किए गए हैं? आपके यजुर्वेद में। और विभिन्न लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान निहित है। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति के आधारभूत साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। कौन? इतिहास को जानने के। वैदिक संहिता। ठीक है, तो वैदिक संहिता में आप इतना लिख दीजिएगा। 50 शब्द में प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न, सरस्वती रिवर यानी सरस्वती नदी के बारे में बताएं। सरस्वती नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी जो है आज वर्तमान में भले लुप्त हो चुकी है, लेकिन जब वैदिक पीरियड था उस समय सरस्वती नदी जो थी वो थी। सरस्वती नदी प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदीतमा कहा जाता है। नदियों में श्रेष्ठ या नदियों में सबसे उत्तम नदी थी सरस्वती नदी। कहा गया नदीतमा किसको कहा गया? सरस्वती नदी को। यह सिंधु सरस्वती सभ्यता के एक बड़े हिस्से के केंद्र में थी। आधुनिक भूवैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि यह नदी कभी हिमालय से निकल करके अरब सागर में गिरा करती थी, जिसका मार्ग अब सूख चुका है। यह भूमिगत हो चुकी है, यानी भूमि के अंदर ये नदी थोड़ी बहुत बची हुई, बाकी ये नदी आपको नहीं दिखती है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, रामायण। रामायण की बात की तो रामायण एक ग्रंथ है जिसको लिखा किसने है? रामायण ग्रंथ किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा बेटा? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें 7 कांड है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित एक आदि काव्य है। ठीक है, और महत्वपूर्ण भारतीय महाकाव्य है। आपको बता दूं संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से मशहूर, भगवान विष्णु के अवतार, दशरथ पुत्र श्री राम के जीवन से जो है संबंधित ये रचना है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके बारे में उन्होंने बताया है। किसने? वाल्मीकि साहब ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ उल्लेख किया हर एक चीजों का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन इस रचना में किया गया है, जिसमें धर्म, कर्तव्य, त्याग और मर्यादा जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। ठीक है, यह महाकाव्य योगीन संस्कृति के नैतिक आदर्शों को दर्शाता है और तत्कालीन समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में भी एक बढ़िया जो है जानकारी देता है। साथ ही साथ में रामायण की बात की है तो ये 7 कांडों में बटी हुई रचना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अलग रचना है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन रामायण को लिखा किसने है? महर्षि वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर, कालीबंगा। कालीबंगा एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में बताएं। देखिए, कालीबंगा की बात की जाए महोदय, तो कालीबंगा सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल माना जाता है, मतलब है, माना क्या जाता है, जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? कालीबंगा का, काली माने होता है काला काला, बंगा माने होता है चूड़ियां, यानी कि काली चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है सामान्य अर्थ।
यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी कि इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेत जोतने के उपकरण भी मौजूद थे, क्योंकि साक्ष्य मिले कहां से, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला, कालीबंगा से मिला हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर ये आज स्थान स्थित है। अग्नि बेदी का भी यहीं से उल्लेख मिला है, अग्नि की बेदी बनी हुई थी। कच्ची ईंटों के मकान भी कालीबंगा नाम के स्थान से मिले हुए हैं, जो सभ्यता के कृषि और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि आप देखते हैं उस यहाँ का धर्म कैसा था और कृषि कैसी होती थी, क्योंकि ये सब चीजें वहां पर मिली हैं, तो इससे पता चल जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा एक स्थान है, जो कि पुरातत्विक एक स्थल है हनुमानगढ़ जिले में, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका महाभारत। महाभारत के बारे में बताएं। जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ऐसे ही महाभारत एक महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण जो है अपना वो कांड में बटा हुआ है, ऐसे ही आपका महाभारत जो है ये सर्गों में बटा हुआ है। इसको लिखा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, जो कि एक प्रकार से खुद भी महाभारत के एक पात्र हैं, ठीक है। और बड़े ही विद्वान आदमी थे महाभारत के ये महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक विशाल भारतीय महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कह सकते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध और उसके कारणों का वर्णन करता है। कौन? महाभारत में किसके बारे में है? कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था, खास करके दुर्योधन की सेना और अर्जुन की सेना, यानी कि महाराजा युधिष्ठिर की सेना आपस आमने सामने थी। दुर्योधन की सीमा या दुर्योधन की जो है तरफ से आप देखते हैं कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा ऐसे महारथी शामिल थे, अंगराज कर्ण, ठीक है, ऐसे धुरंधर योद्धा थे। और इधर पांडव की तरफ से स्वयं 5 पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब शामिल ही थे। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने हुए थे। इसके साथ ही साथ में आप देखते हैं विराट नरेश यहाँ पर शामिल थे, विराट नरेश उनके पुत्र, ठीक है, मद्र नरेश, ठीक है, मद्र नरेश इसके तरफ से थे, मद्र नरेश शैल जो थे इनकी तरफ से थे, किसके से तरफ से? दुर्योधन की तरफ से। नकुल के सगे मामा थे, लेकिन दुर्योधन ने उनको खिला पिला दिया और अपने जाले में फंसा लिया। मद्र नरेश बहुत ही जो है प्रतापी शासक था, बहुत ही मतलब कि जो है योद्धा था वो। अंगराज कर्ण उसको पराजित कर चुका था, बाकी कोई नहीं कर पाता था जल्दी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे क्या नाम है उसका, इनके तरफ जो है इनके पांचाल नरेश स्वयं अपना थे ही, उनके पुत्र धृष्टद्युम्न भी इनकी तरफ थे, सेनापति थे, ठीक है। पांडव के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न थे। तो पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध और उसके कारणों का वर्णन करता है। इसमें धर्म, राजनीति, दर्शन, जैसे भगवत गीता, आप देखते हैं भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व, महाभारत किसमें बटा हुआ है? पर्व में बटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। महाभारत पर्व में रामायण कांडों में बटा हुआ है, कांड में, कांड ये सब इसका मतलब होता है भाग्य, ठीक है। तो महाभारत में जो भीष्म पर्व है, उसी भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदों से गीता रूपी श्लोक को गा करके सुनाया है। कैसे? यत्र योगेश्वरा किसणौ कि यत्र पारथो धनुर्धरः और तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः, ठीक है। इस तरीके से गा करके बताया है। नयनम छिद्दं शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तयापौ न शोषयति मारुतः। नयन माने आत्मा, आत्मा को ना तो शस्त्रों के द्वारा भेदा जा सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल में उसको डुबोया जा सकता है, ना ही वायु उसको उड़ा सकती है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, ठीक है। तो भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ आपको यहीं से मिल जाते हैं, इसी के भीष्म पर्व से। सामाजिक कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन किया गया है। यह भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, और उस समय के इतिहास के बारे में भी जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मृत्तिका पट्टिकाएं क्या थी? बताएं। क्ले टेबल्स, मृत्तिका पट्टिकाएं। मृत्तिका पट्टिकाओं की बात की तो मिट्टी की गोलियां या पट्टियां प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता, खासकर की सुमेरियन, अक्कादी सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता की सभी सभ्यता में लेखन का प्राथमिक माध्यम जो था यही थी, मिट्टी की गोलियां। कीलाक्षर लिपि का प्रयोग होता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। कीलाक्षर लिपि को एक प्रकार से स्यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। लिपि को गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर नुकीले औजारों से लिख करके उन्हें सुखाकर या पका लिया जाता था। इस तरीके से सिस्टम चलता रहता था। ये दैनिक रिकॉर्ड, कानून, साहित्य और शिक्षा के लिए उपयोग होती थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
एक चीज यहीं पर मैं और आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, या ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के सभी यूनिट्स के पीडीएफ प्राप्त करने हैं, और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ के लिए आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984, इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 039 139। इस नंबर पर जैसे ही आप एसएमएस करेंगे, क्या एसएमएस करना है बाबू, आपको एसएमएस करना है इस नंबर पर अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। वैसे अभी आपका पेपर चल रहा है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेरा नोट्स है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आगे भी हमसे पढ़ते रहें, ठीक है। इसके लिए आपके लिए फीस कम कर दी गई है। पहले 100 रुपए एक सेमेस्टर की फीस थी, और 2 सेमेस्टर की फीस देते तो 200 रुपए हो जाती, लेकिन अब जो है दोनों सेमेस्टर की फीस, यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सेकंड सेमेस्टर एक साथ जुड़ेंगे तो आपकी फीस 50 रुपए कम कर दी गई है। मात्र 150 रुपए फीस में आपको प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस केवल 150 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर चल रहा है, उसके लिए जो है क्रैश कोर्स की व्यवस्था है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स में कई सारे प्रैक्टिस सेट, कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, 4 प्रैक्टिस सेट आप देख लेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वैसे एक भी प्रैक्टिस सेट अगर आपने सही तरीके से देख लिया, ये सब क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपका बहुत ही फायदा हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने आपको कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इन चीजों को बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप एसएमएस करेंगे हमारे नंबर पर, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र जैसे अगर आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर का लेना है तो 100 रुपए, और दोनों सेमेस्टर का लेना तो 150 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। आप अपने घर में किसी से भी जमा करवा सकते हैं। आपको बारीकी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, उसी में लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी। क्योंकि अब फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का दोनों का ज्वाइन करेंगे तो आपका सेकंड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने की क्लास भी इंक्लूड उसमें रहेगी, ठीक है। तो आप उसमें जो है मई जून तक आप जुड़ जाएंगे उसमें, जून, ठीक है, जून तक आप जुड़े रहेंगे उसमें, जब तक आपका सेकंड का पेपर नहीं हो जाएगा 150 रुपए में। और अगर 100 रुपए वाला करते हैं तो आपको मात्र जो है इसी फर्स्ट सेमेस्टर तक ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तब तक आपको मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें मेजर, माइनर, को करिकुलर, इन सभी की तैयारी, को करिकुलर में फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन या फर्स्ट एड एंड हेल्थ कोई भी शामिल है तो इसके 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से उन चीजों को देख करके जाइएगा, परीक्षा में अच्छे अंक आपके आएंगे, ठीक है। तो तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदेंगे कम से कम आपकी 60 रुपए की सीरीज लगेगी। आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे कम से कम आपके 300 रुपए हो जाएंगे, और वही 5 सब्जेक्ट आपको मात्र जो है 5 सब्जेक्ट 300 रुपए एक सेमेस्टर की, 300 दूसरे सेमेस्टर की, 600 रुपए खर्च होंगे। हमसे जुड़ेंगे तो मात्र केवल 150 रुपए में आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है, तुरंत जुड़ जाए, देर ना करें। और चूंकि आपको इतना समझ अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है, सब कुछ आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका 50 शब्दों में पूछा गया था, हम्बूराबी। हम्बूराबी की एक विधि संहिता है जो कि बड़ी फेमस है, ठीक है। तो हम्बूराबी इसीलिए फेमस है अपनी विधि संहिता के लिए। कानून को लेकर के, मतलब कानून को लिखवा दिया था इसने, पहली बार कोई लिखित जो कानून का दस्तावेज था यही था। हम्बूराबी लगभग 1792 से 1750 ईसा पूर्व बेबीलोन के प्रथम राजवंश का छठा और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। वह अपने द्वारा संकलित हम्बूराबी की संहिता, कोड ऑफ हम्बूराबी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उसने नियमों को लिपिबद्ध करवाया था, नियमों को लिख दिया था कि भाई अगर आप ये कर्म करोगे तो आपको ये दंड मिलेगा, ठीक है। तो फला कर्म के लिए फलाने दंड या फला दंड मिलेगा, ये पूरा प्रावधान लिख दिया था। पहले जो विश्व के प्राचीनतम और पूर्ण विकसित लिखित कानूनी संहिताओं में से एक है, ठीक है, जिसमें आंख के बदले आंख का सिद्धांत निहित था। अगर आपने किसी की आंख फोड़ी है तो आपकी आंख भी फोड़ दी जाएगी। आपने किसी का हाथ काटा है तो हाथ, मतलब इस तरीके से टिट फॉर टैट था सिस्टम। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता था, जो जैसा जो है कर्म करता था उसको उसी हिसाब से दंड का प्रावधान था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम्बूराबी की विधि संहिता यही थी। विधि संहिता में क्या क्या था उसको अगर प्रश्न आएगा आगे तो मैं बता दूंगा। हालांकि ऐसे जो प्रश्न आपसे जो पूछा गया था उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जिगुरत, जिगुरत क्या है महोदय? जिगुरत जो होता था मंदिर के टाइप का एक जो है बढ़िया जो है भवन हुआ करता था, जिगुरत। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता, मुख्यतया सुमेरिया, अक्कादिया और असीरिया और बेबीलोनियन सभ्यता, ये सब सारी ये चारों सभ्यताएं किसके अंतर्गत आती हैं? जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन सभ्यता, अक्कादिया सभ्यता, असीरिया सभ्यता और बेबीलोनिया सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं मेसोपोटामिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का नाम लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी है।
ठीक है। तो इन सभी शहरों में पाए जाने वाले विशाल विशाल सीढ़ीदार पिरामिड के आकार के धार्मिक मंदिर टावर थे। ये भगवान के निवास स्थान माने जाते थे। जैसे अपने भारत में मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है, या अरब कंट्रीज में आप देखते हैं कि आपको जो है मस्जिद आपको मिलते हैं। ऐसे ही उस समय के बारे में अगर देखें तो उस समय यहाँ पर जिगुरत बनाए जाते थे, जो मंदिर के शेप के, मतलब मंदिर जैसे भगवान रहते हैं ऐसे ही वहां पर उनके भगवान निवास करते थे। और इनकी चोटी पर एक मंदिर या पूजा स्थल हुआ करता था एकदम ऊपर। ये उस सभ्यता की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि मेसोपोटामी में स्थापत्य कला एकदम से अपने चरम पर थी। बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई गई। नील नदी के बारे में बताएं। नील नदी मिस्र की सभ्यता का वरदान कही जाती है। बीसेंट स्मिथ महोदय ने इस बात को कहा था। नहीं, बीसेंट स्मिथ नहीं, उन्होंने कहा था, इसको हेरोडोटस ने कहा था, ठीक है। हेरोडोटस जो इतिहास के जानकार, इतिहास के पिता हैं, उन्होंने कहा था, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। नील नदी अफ्रीका की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे प्राचीन मिस्र की सभ्यता का जीवन आधार माना जाता है, क्योंकि इसी मिस्र की सभ्यता का उदय जो हुआ है नील नदी की घाटी में ही हुआ है। क्योंकि अगर नील नदी ना होती तो मिट्टी अफ्रीका की बड़ी जो है रेतीली थी, वहां पर जीवन जी पाना संभव नहीं था, क्योंकि जलम जीवनम, जहां पर जल है वहीं पर जीवन है। दुनिया की सारी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है, नदियों की तलछटी में, नदियों के आसपास ही हुआ है। क्योंकि नदियों से आप देखते सिंचाई के लिए जल मिल जाता है, पीने के लिए जल मिल जाता है, पशुओं के लिए चारा पानी मिल जाता है। तो सब कुछ आपको जो है जलीय, अगर नदी किनारे है तो व्यापार आप कर सकते हैं, ठीक है, आप यातायात कर सकते हैं, तो आपका बड़ा फायदा होता है नदियों किनारे। नदियों में से आप देखते हैं तमाम प्रकार के, आप जैसे मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, तो तमाम सारी चीजें करके आप जो है आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। यह नदी हर वर्ष बाढ़ लाती थी, जिससे आसपास की भूमि उपजाऊ हो जाती थी। बाढ़ में नदियां जो होती हैं अपने साथ तमाम अवसाद, तमाम गाद बहा करके लाती, तमाम खाद वगैरह इधर उधर से तमाम चीजें बहा करके लाती हैं, और जहां पर जाती हैं बह करके यह स्थल खंडों पर, तो वहीं पर वो चीजें छोड़ देती हैं। इसलिए स्थल खंड जो है उपजाऊ बन जाता है। नदियों की बाढ़ आने से जरूर नुकसान होता है, लेकिन मिट्टियां जो होती हैं उपजाऊ हो जाती हैं, ठीक है, जो मिस्र की कृषि और सभ्यता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जो है चीज थी। इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सांग डायनेस्टी, सांग राजवंश के बारे में बताएं। चीन की सभ्यता में का वंश सांग राजवंश। सांग राजवंश की बात की जाए तो लगभग 1600 से 1046 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है, सांग राजवंश है चीनी सभ्यता का। तो चीन का दूसरा और पहला सत्यापित राजवंश था ये। इसका केंद्र पीली नदी घाटी था। यह राजवंश कांस्य युग की उन्नत संस्कृति, लेखन के लिए अस्थि लेखों के उपयोग और पूर्वजों तथा प्रकृति पूजा में अपनी गहरी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता था। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त किया। तो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है, खंड बा के प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, यानी खंड बा का आपका पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का प्रश्न। भैया डिस्क्राइब वेदांग विथ एग्जाम्पल, वेदांगों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। देखिए वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, ठीक है, वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। ये वेदों को ठीक से समझने, वेदों को उच्चारण करने और उनके कर्मकांडों को सही ढंग से संपन्न करने में मदद करते हैं, ठीक है। क्योंकि वेदों को पढ़ना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, वेद कठिन भाषा में है, उन्हीं को सहायक तरीके से लिखने का काम किया गया। सहायक 6 सहायक विषय हैं, ये सूत्र शैली में लिखे गए हैं और वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है वेदांग, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी संख्या वेदांगों की? 6 संख्या। कौन कौन से वेदांग? देखिए पहला वेदांग है शिक्षा, ठीक है। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए स्वर क्या है, मात्रा क्या है, इसकी विधि बताता है कि कैसे जो है वेदों को पढ़ा जाता है। उदाहरण जैसे पारणीय शिक्षा जो है, ये शिक्षा का एक उदाहरण है। तो वेदांग का पहला अंग है शिक्षा। दूसरा अंग है आपका कल्प, ठीक है। कल्प की बात की तो रिचुअल कहते हैं इसको। वैदिक कर्मकांडों जैसे यज्ञों को करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं यानी कि प्रोसेस और रूल का वर्णन करता है कौन? कल्प। इसे 4 भागों में बांटा गया है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र। ये जो होते हैं कल्प के 4 भाग हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण के रूप में जैसे कि आश्वलायन श्रौत सूत्र जो होता है, ये एक प्रकार से एक उदाहरण मान सकते हैं कल्प का। ये होता है कल्प। कल्प क्या करते हैं? वेद की प्रक्रिया और वेद के बारे में पूरा जानकारी हमको देते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका व्याकरण।
व्याकरण जो बात की ग्रामर, शब्द साधन और भाषा की शुद्धता के नियम को बताता है व्याकरण, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है। चौथा आपका है निरुक्त। निरुक्त की बात की तो कठिन वैदिक शब्दों के अर्थ, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति और उनका निर्वचन का विवेचन जो है करता है कौन, निरुक्त। निरुक्त में शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, शब्दों की पूरी हिस्ट्री बताता है। जैसे यास्क का निरुक्त जो है इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा अगला है आपका छंद। ठीक है। पांचवा आपका कल वेदांग कौन सा है, छंद, मेटर। वैदिक मंत्रों के छंदों जैसे कि गायत्री मंत्र, सॉरी गायत्री छंद हो गया, गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है, इन सभी के ज्ञान से संबंधित है जो उच्चारण को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के रूप में पिंगल मुनि का छंद सूत्र जो है इसके बारे में प्रसिद्ध है। छठा सूत्र है आपका, छठा जो है वेदांग है उसका नाम है ज्योतिष। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए शुभ समय क्या होगा, यानी तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त ज्ञात करने में जो है सबसे बड़ी भूमिका ज्योतिष की रहती है। तो ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, ठीक है, व्याकरण और आपका शिक्षा। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और आपका छंद और ज्योतिष, ये 6 तत्व होते वेदांग के। जैसे जो है लगध का वेदांग ज्योतिष से फेमस है। महत्व इसका ये कि वेदांगों का अध्ययन प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और वैदिक धर्म की सही समझ के लिए अनिवार्य माना जाता है। अगर वेदांगों को आपने नहीं समझा तो आपको वेदों का ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेदों को समझने के लिए वेदांगों को पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि वेदांगों में बहुत सरल विधि तरीके से बताया गया है। अगला क्वेश्चन से लघु उत्तरीय का प्रश्न, हु वर ऑथर्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता के निर्माता कौन थे। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता के निर्माताओं के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन काम है, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पूरी तरह से जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्यों और मानव शास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर विभिन्न मत प्रचलित हैं। ठीक है, आपको बता दूं, लेकिन अभी तक इसकी लिपि जो है उसको पढ़ी नहीं जा सकी है। सबसे प्रमुख और मान्य मत यह है कि सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। द्रविड़ माने क्या होता है, दक्षिण भारत के लोग। ठीक है। उत्खनन में प्राप्त मानव कंकालों की नस्लीय पहचान और हड़प्पा लिपि तथा द्रविड़ भाषाओं में कुछ समानताएं इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं कि ये जो है द्रविड़ रहे होंगे। दक्षिण भारत के जो लोग हैं वही बेसिकली आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे होंगे। और बाद में फिर मध्य एशिया से आर्य आए, आर्य लोगों ने आक्रमण किया होगा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वही उसी आक्रमण में मारे गए, और इस तरीके से या फिर मारे गए या फिर दास बन गए या फिर दक्षिण भारत में भाग गए। ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो है यहाँ पर आर्यों का उदय हो गया, आर्य आ गए। तो ऐसे में चीजें हुई, फिर वेदों का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके से बताया जाता है। उत्खनन में प्राप्त मानव कंकालों की नस्लीय पहचान और इसके आधार पर इसको बताया गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब आर्यों का आगमन हुआ होगा तो द्रविड़ दक्षिण भारत की ओर चले गए होंगे, जहां आज भी द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। अन्य मतों के अनुसार निर्माता आर्यन थे, लेकिन यह मत कम स्वीकृत है, क्योंकि लोगों ने इसको कम स्वीकार किया कि आर्य लोगों ने इसकी स्थापना करी सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि सभ्यता की विशेषताएं नगरीय नियोजन, शांति प्रियता और वैदिक संस्कृति की विशेषता ग्रामीण युद्ध प्रिय काफी अलग है। ठीक है। मिश्रित जाति की बात की जाए, मिक्स्ड रेस का सिद्धांत, कुछ कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ 4 प्रमुख प्रजातियां निवास किया करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिससे यह एक मिश्रित सभ्यता मानी जा सकती है। किसी एक जो है प्रजाति की सभ्यता हम इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है। इसमें भूमध्य सागरीय सभ्यता, भूमध्य सागरीय लोग भी रहते थे भूमध्य सागर के आसपास, इनकी संख्या सर्वाधिक थी और संभवतः यही मुख्य निर्माता थे। भूमध्य सागरीय जो है प्रजाति के लोग कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। दूसरे थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड लोग, तीसरे थे मंगोलाइड और चौथे थे अल्पाइन। इस तरीके से 4 प्रजातियों के जो है कंकालों से पता चला है कि भाई इतने 4 लोग यहाँ पर थे उस समय। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्यों के आधार पर भूमध्य सागरीय ने कि द्रविड़ लोगों को ही इस सभ्यता का मुख्य निर्माता माना जाता है, जिन्होंने अन्य स्थानीय समूहों के साथ मिलकर के एक नगरीय संस्कृति का विकास किया होगा। और इस तरीके से इसके पतन को लेकर के भी बहुत ज्यादा बातें कही जाती हैं, जैसे कि पतन बाढ़ आने से हुआ या विदेशी आक्रमण करने से हुआ या आर्यों के आगमन से हुआ। इस बात को लेकर के नाना प्रकार की बातें प्रचलित हैं। ठीक है। सभी चीजों के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इसका पतन कैसे हुआ। आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग भी इस चीज को देख लीजिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीजों को समझा रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीजों को जाना भी होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चले।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है भैया, डिस्कस द सोशल लाइफ ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, वैदिक संस्कृति लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समयकाल वैदिक समयकाल है। सामाजिक जीवन परिवार, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर आधारित हुआ करता था। परिवार कैसा था यहाँ का, देखिए परिवार का आधार, समाज की मूल इकाई परिवार ही हुआ करती थी, जो पितृसत्तात्मक यानी पिता यानी पुरुष मुखिया होता था, पुरुष प्रधान होता था, पुरुष की चलती थी इस समाज में। इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रणाली थी, यानी कि समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यानी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, जिसमें एक से अधिक पीढ़ी के लोग साथ साथ में रहते थे, जहां पर कई पीढ़ियां एक साथ निवास किया करती थी। एक रसोई होती थी और एक व्यक्ति मुखिया होता था घर का। विवाह कैसे होता था, एक पत्नीत्व विवाह यानी कि मोनोगेमी आदर्श विवाह था, लेकिन राजाओं और धनी वर्गों में बहुविवाह भी प्रचलित था, यानी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई क्या प्रचलन था कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कैसे, कि रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान व्यक्तियों को कोई दोष नहीं होता है, वो कुछ भी करें, जैसे कि राजा महाराजा का सातों खून माफ होते कहा जाता है, पहले से कहा लोग आवत है। ऐसे समझो कि जो धनी लोग रहते रहे वो दो दो मेहरारू तीन तीन मेहरारू राख लेते रहे, मतलब कि तीन तीन शादियां वो कर सकते थे, 2 शादी 3 शादी राजा महाराजा या जो धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे वो लोग करते थे। लेकिन प्रायः अगर देखें तो सिंध वैदिक समय में एक ही विवाह जो था सर्वमान्य था, एक विवाह ही होता था, यानी एक पति के एक पुरुष के एक ही स्त्री से शादी होगी, ठीक है। लेकिन जो धनी वर्ग थे वो 2 शादियां भी क्या कर लिया करते थे। नारी की स्थिति की बात करते हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत जबरदस्त स्टेटस था। प्रारंभिक यानी ऋग्वैदिक काल में देखें तो महिलाओं का स्थान सम्मानजनक था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला था। जैसे अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियां थी, वे यज्ञों में भाग भी लेती थी और स्वयंवर की प्रथा भी वहां पर थी, यानी वो खुद अपने दूल्हे को चुनने का उनका पूर्ण स्वतंत्रता थी, ठीक है। यानी वो स्वयंवर चुन सकती थी, मतलब स्वयंवर होता था, उसमें वो अपने पसंद के पुरुष को वो गले में बरमाला डाल देती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये चीजें थोड़ी सी कम हुई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा और राजनीतिक सभाओं, जैसे कि सभा में जो सभा और समिति दो चीजें वैदिक काल की दो जुड़वा बहनें मानी जाती हैं, सभा और समिति। सभा एक छोटी संस्था होती थी, जबकि सभाएं जो समितियां होती थी वो बड़ी होती थी, सभाएं छोटी होती थी। तो सभा में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था किसको, महिलाओं को, ठीक है। तीसरा व्यवस्था विशेषता वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम था। ब्रह्मणो वस्य मुखमासीद कि बाहु राज्यान्याकृतः पुरुतदस्य वैश्याः पदाभ्याम शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रिय और गजंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। ऋग्वैदिक काल वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित हुआ करती थी। ब्राह्मण क्षत्रियों का अगर कर्म करता था तो क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय ब्राह्मण का कर्म करता था ब्राह्मण कहलाता था, वैश्य शूद्र का कर्म करता था शूद्र कहलाता था, शूद्र अगर ब्राह्मण का कर्म करता था तो ब्राह्मण कहलाता था। यानी कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, लचीलापन था, कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जाना चाहता था वो जा सकता था, जिससे निकलना चाहता था निकल सकता था, जो उसको अच्छा लगता था, जो कर्म करता था वही आगे बढ़ता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी जटिल हो गई और यहाँ पर चीजें जो पहले थी वो थोड़ी सी बदल गई। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कार्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाता था। यह व्यवस्था लचीली थी, फ्लेक्सिबल थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और जटिल हो गई, जिससे सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी कम हो चुकी थी। यानी कि अगर आपको ब्राह्मण से क्षत्रिय बनना है तो बड़ा मुश्किल होता था बनना। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है आश्रम व्यवस्था। यह जीवन को 100 वर्षों को मान करके उसे 4 चरणों में विभाजित करती थी, जो नैतिक और कर्तव्यनिष्ठ जीवन पर बल दिया करती थी। अगर बात की आश्रम व्यवस्था की तो 4 आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और तपस्या का चरण होता था। 0 से लेकर के 25 साल तक का बच्चा जो होता था ब्रह्मचारी कहलाता था। दूसरा आश्रम है बेटा गृहस्थ आश्रम, इसमें विवाह करके परिवार और सामाजिक कर्तव्यों का चरण होता था। 25 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र का जो व्यक्ति होता था ये गृहस्थ कहलाता था। चौथा जो होता है आश्रम होता है वानप्रस्थ। वान माने होता है जंगल, प्रस्थ माने होता है प्रस्थान करना। जंगल की ओर प्रस्थान करने को वानप्रस्थ कहते हैं। मोह माया को त्यागना होता था।
मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए संसार त्याग और तपस्या का चल होता था। 50 साल से लेकर के 75 साल की अवस्था जो होती थी ये वानप्रस्थियों की होती थी। वानप्रस्थ में रह करके व्यक्ति आरण्यक नाम के ग्रंथ को पढ़ा करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, तमाम सारे आरण्यक होते हैं। और चौथा होता है आश्रम, संन्यास आश्रम। पूर्ण त्याग और ईश्वर में लीन होने का एक चढ़ है। 75 साल से लेकर के 100 साल तक की उम्र के व्यक्ति जो होते थे वो सन्यासी कहलाते थे। इस तरीके से 4 आश्रम होते हैं और 4 ही पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 16 संस्कार होते हैं। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वैदिक समाज एक संगठित, धर्मनिष्ठ और कर्तव्य आधारित समाज था, जिसमें समय के साथ लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली गई। और आज वर्तमान जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही परिणाम है। वर्ण व्यवस्था का बरकत रूप है जाति व्यवस्था। बरकत माने बिगड़ा हुआ रूप। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब एथिकल मॉडल ऑफ एपिक एज कल्चर। महाकाव्य युग की संस्कृति के नैतिक आदर्श का वर्णन कीजिए। देखिए, महाकाव्य युग की अगर बात की तो एपिक एज मुख्य रूप से रामायण और महाभारत के काल को दर्शाता है। इस युग की संस्कृति के नैतिक आदर्श जैसे धर्म, कर्तव्य, त्याग और न्याय की स्थापना पर केंद्रित है। धर्म के महत्व की बात किया तो जो है प्राइमेसी ऑफ धर्मा, आधारभूत आदर्श जो रहा महाकाव्य काल का। इस युग में धर्म को सबसे बड़ा नैतिक आदर्श माना जाता था। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता था, बल्कि सही आचरण अपनाने से धर्म का तात्पर्य होता था। कर्तव्य निष्ठा अपने कर, जैसे कि मैं टीचर हूं तो मैं टीचर का कर्म करता रहूं तो मैं धर्म का व्यक्ति हूं, धार्मिक हूं। ठीक है, और सही आचरण रहे हमारा, नैतिक नियम का पालन करें तो हम जो है क्या है, हम जो है धार्मिक व्यक्ति हैं। उदाहरण के रूप में जैसे भगवान राम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम होना एक धर्म पर आधारित है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और मर्यादा का पालन करना, भले ही इसके लिए बड़े से बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसके लिए जो है धर्म और मर्यादा का पालन करना होता था। दूसरी बात, कर्तव्य परायणता और त्याग, ड्यूटी एंड जो है सेक्रीफाइस आपको खूब दिखेगा रामायण और महाभारत में। व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्य, महाकाव्यों ने प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य पर बल दिया। पुत्र का कर्तव्य क्या है, राजा का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों को बताया गया। ठीक है, उदाहरण के रूप में राम का पितृ आज्ञा से बन जाना, ये त्याग और पुत्र धर्म का कर्तव्य था। उन्होंने कहा कि पिता आज संकट में है, माता जी ने ऐसा वरदान मांग लिया कि पिताजी अगर नहीं देते हैं तो उनका जो है रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। रघु के कुल के है राजा दशरथ, रघु के पुत्र, अज के पुत्र है ये राजा दशरथ। रघुकुल में एक प्रकार से राजा हरिश्चंद्र हुए, इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु स्वयं हरिश्चंद्र। ठीक है, रघु, अज, ठीक है, तमाम प्रकार के ऐसे महान दानी हुए हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के जो है काल में पत्नी ने 2 वरदान क्या मांगे, उसको अगर ना दे पाए राजा उस सिस्टम में है, उसको सोच रहे हैं। राजा को भगवान राम सबसे प्रिय है। बिना सुबह राम को देखे वो भोजन तक नहीं करते हैं। राम को सब कुछ अपना मानते, भगवान राम को। कौन? राजा दशरथ। लेकिन उन्हीं को मांगने की 14 वर्ष के लिए वनवास कैकेयी ने मांगता है। भगवान राम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और माता कैकेयी को प्रणाम करते हुए जो है वन के लिए प्रस्थान करते हैं। राम बन गए इसीलिए बन गए, ठीक है, राम वन गए इसीलिए बन गए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भगवान राम अगर अयोध्या में रह जाते तो शायद उनकी पूजा आज कोई नहीं करता, लेकिन वो जंगल जाते हैं और इस तरीके से अपनी पूरी चीजों को दिखाते हैं। एक त्याग और बलिदान की कहानी है। भारत का राज्य का अधिकार ठुकरा देना, ये राम की खड़ाऊ रख करके शासन करना एक कर्तव्य और नैतिकता को दिखाता है कि एक बड़ा भाई को भगा दिया गया, उसको राज्य से निकाल दिया गया, वो जंगल में गया है। लेकिन भरत ऐसा भाई कि वह राज्य अयोध्या जैसे महान उस समय राज्य का जो है एक मतलब कि सम्राट थे उस समय। मतलब अयोध्या टैक्स देता, अयोध्या पर सभी लोग टैक्स देते थे अयोध्या को, इतना बड़ा साम्राज्य था अयोध्या का। उसको ठुकरा दिया, कहा कि भैया के प्रेम के आगे अयोध्या का राज कुछ भी नहीं। और वो खड़ाऊ लेकर के शासन करते रहे, खड़ाऊ रख करके भगवान राम को लेने के लिए चित्रकूट तक चले जाते हैं भरत जी। आप सोचो कितने कर्तव्य पालन व्यक्ति हैं। तो भाई हो तो भरत जैसा हो, और पुत्र हो भगवान राम जैसा हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा भी आपको महाकाव्य काल में दिखती है। सत्य की विजय, महाभारत का मूल आदर्श यतो धर्मस्य ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जीत है, इस पर चलता है। यह सत्य के लिए संघर्ष और न्याय की स्थापना का नैतिक मानता है।
उदाहरण के रूप में जैसे युधिष्ठिर का सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और कृष्ण का धर्म की स्थापना के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करना युद्ध में, ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर जो है सब चीज आदर्श संबंध भी आपको दिखाई पड़ता है। महाकाव्य काल में आदर्श पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के नैतिक मानक प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण जैसे राम सीता का आदर्श पति पत्नी प्रेम, राम लक्ष्मण का भाई भाई का अटूट प्रेम और हनुमान जी का निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, ये सब आपको महाकाव्य काल में ही देखने को मिलता है। ऐसे पांचों पांडवों के भाई के प्रति निष्ठा, ठीक है, अपने अपने आप को बिचवा देते हैं, हार जाते हैं चौसर में, ठीक है, फिर भी अपने भाई को कुछ नहीं कहते। निष्कर्षतः महाकाव्य युग का नैतिक आदर्श एक ऐसा आदर्शवादी जीवन मॉडल पर स्थापित करता है जहां व्यक्तिगत सुख से अधिक सामाजिक कल्याण, नैतिक आचरण और धर्म को प्राथमिकता दी जाए, ठीक है, ऐसी बात होती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वैली इन द एवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के उदय में नदी घाटी का योगदान का विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा आता है। देखिए प्राचीन विश्व की लगभग सभी प्रमुख सभ्यताएं, जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, भारत की सभ्यता नील नदी की घाटी में, मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है आपका दजला और फरात दो नदियों के बीच में आप देखते हैं, चीन की सभ्यता पीली नदी यानी ह्वांगहो नदी किनारे आपको दिखाई पड़ती है। तो फली फूली नदियों ने इन सभ्यताओं के उदय और विकास में निर्णायक योगदान दिया, और नदियों की नहीं होती नदियां तो शायद इन सभ्यताओं को हम आज ना पढ़ रहे होते। क्यों ऐसा हुआ, नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई? पहला कारण कृषि का आधार, बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी जो होती नदियों के किनारे ही होती है। नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसको कह सकते हैं एलुवियल सॉइल, अत्यंत उपजाऊ होती थी, जिससे बिना उन्नत तकनीकी के भी अधिशेष कृषि उत्पादन यानी कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन संभव हुआ और कृषि खूब अच्छे तरीके से हुई। जल आपूर्ति नदियों के द्वारा, नदियों ने सिंचाई के लिए पूरे साल पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की, जो शुष्क क्षेत्रों में जीवन जीने का आधार बनी, जैसे मिस्र की सभ्यता के लिए। परिवहन और व्यापार, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के लिए भी नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि नदियों के माध्यम से व्यापार करना काफी सरल होता है और काफी कम खर्चीला होता है, सस्ता परिवहन होता है। नदियां सबसे सस्ता परिवहन होती है। जलीय मार्ग के द्वारा अगर हम व्यापार करते हैं तो बहुत ही जो है कम पैसा लगता है। नदियां जल परिवहन का सबसे सस्ता और आसान साधन थी। इससे सभ्यता के विभिन्न हिस्सों के बीच और बाहरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करना आसान हो गया था। संचार की बात की है तो नदियों के किनारे बस्तियां बसने से सांस्कृतिक और आर्थिक संचार को बढ़ावा मिला और इस तरह की चीजें होती गई। अगला कारण ये रहा कि सुरक्षा और जीवन यापन भी आप देखते हैं यहाँ पर नदियों किनारे मिला। सिक्योरिटी एंड जो है सस्टेनेंस, ठीक है, नदियों ने पीने के पानी और मत्स्य पालन जैसे जीवन यापन के सभी साधनों की निरंतर आपूर्ति की, इसीलिए नदी की घाटियों में सभ्यताओं का विकास हुआ। इसके अलावा नदी के किनारे की भौगोलिक स्थिति ने बाहरी हमलों की से प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करी, क्योंकि कोई राजा कोई भी चीज हमला करता था तो नदी के इस पार आने में उसको काफी मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए वो जल्दी आक्रमण ही नहीं करता था, यानी एक तरफ से सीमा की सुरक्षा भी होती थी। चौथा है आपका संगठित समाज का उदय। संगठित समाज का उदय यानी कि राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। सिंचाई प्रबंधन की बात की तो बाढ़ को नियंत्रित करने और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सामूहिक श्रम और संगठन की आवश्यकता हुई। इससे एक केंद्रीकृत प्रशासन और जटिल सामाजिक संरचना का विकास हुआ, जो सभ्यता के उदय के लिए अनिवार्य था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नदी घाटियों में ने भौतिक आधार यानी कि कृषि, जल, आर्थिक आधार यानी व्यापार और परिवहन, और सामाजिक आधार यानी संगठन प्रदान किए, जिसने शिकार और संग्रहण से हट करके अस्थायी, जटिल और उन्नत नगरीय सभ्यताओं के विकास को संभव बनाया। नदियां ना होती तो शायद आज ये सभ्यताओं का अध्ययन हम ना कर रहे होते। ठीक है, आगे देखते हैं। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील डिस्कस। मिस्र नील नदी का वरदान है, विश्लेषण कीजिए। देखिए बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह प्रसिद्ध कथन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस का है। इस कथन का आदर्श है कि नील नदी के बिना मिस्र की सभ्यता ना आती सामने, और मिस्र एक मरुस्थल मात्र होता और वहां एक महान सभ्यता का उदय असंभव था। नील नदी वास्तव में मिस्र की सभ्यता के जीवन आधार के रूप में कार्य करती थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें कृषि का आधार, फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उपजाऊ मिट्टी नील नदी की घाटी को यहीं से प्राप्त हुआ। उपजाऊ मिट्टी, नील नदी हर वर्ष जून से सितंबर के बीच बाढ़ लाती थी। जब बाढ़ का पानी उतरता था तो यहाँ पीछे काली गाद यानी कि सिल्ट नाम की एक मिट्टी होती है, उसको छोड़ देती थी।
जो भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बना देती थी। इसी कारण से मिस्रवासी हर वर्ष अधिशेष अनाज यानी गेहूं और जौ पैदा कर लेते थे और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। जल आपूर्ति भी होती थी। नील नदी मरुस्थल के बीच सिंचाई और पीने के पानी का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत थी। भाई पानी उसमें रहता था, हमेशा वर्ष भर पानी रहता था। परिवहन और एकता, ट्रांसपोर्ट एंड यूनिटी, संचार मार्ग भी आप देखते हैं इसके द्वारा होता था। नील नदी मिस्र को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाला एक प्राकृतिक राजमार्ग थी। इससे पूरे देश में आवागमन और व्यापार आसान हो गया था। नदियों के माध्यम से नाव बना करके व्यापार बड़ा आसान हो चुका था। राजनीतिक एकता भी इससे बनी रही। नदी ने विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ करके केंद्रीकृत राज्य और राजनीतिक एकता स्थापित करने में मदद करी। सभ्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन भी इन नदियों की वजह से ही हुआ। बाढ़ के समय की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता ने मिस्रवासियों को गणित और खगोल विज्ञान विकसित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो बाढ़ कब आएगी, कितने समय पे आएगी, इसके लिए वो काम कर सके। बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और बांध बनाने के लिए संगठित श्रम की आवश्यकता होती है, ताकि सब मिल करके अगर काम करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो ऐसे में एकता ज्यादा बढ़ती रही, जिससे क्या हुआ कि फाराओं के अधीन एक मजबूत प्रशासन का उदय हुआ। और फाराओं का पिरामिड भी आप देखते हैं बना हुआ है। ठीक है, निष्कर्षता कह सकते हैं कि मिस्र का समृद्ध अन्न भंडार, राजनीतिक एकता और वैज्ञानिक प्रगति यानी कि साइंटिफिक प्रोसेस सीधे तौर पर नील नदी के नियमित बहाव और उपजाऊ गाद पर निर्भर था। इसीलिए मिस्र की पहचान, समृद्धि और यहां तक कि उसके अस्तित्व को भी नील नदी का वरदान माना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका जो डिस्कस द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ चाइना ड्यूरिंग सांग एज। सांग युगीन चीन की धार्मिक मान्यताओं का विश्लेषण कीजिए। समझते हैं भैया। सांग राजवंश लगभग 1600 से 1046 ईसा पूर्व के दौरान चीन की धार्मिक मान्यताएं मुख्य रूप से पूर्वज पूजा, देवताओं की पूजा और भविष्यवाणी पर आधारित हुआ करती थी। पूर्वज पूजा की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है सांग युगीन की क्या? सांग युग में यह सबसे प्रमुख धार्मिक प्रथा थी प्रकृति की पूजा करना। उनका मानना था कि मृत पूर्वजों की आत्माएं जीवित वंशजों पर प्रभाव डालती, इसलिए पूर्वजों की पूजा करनी बहुत जरूरी है। उसका उद्देश्य क्या था? वे पूर्वजों की पूजा इसलिए करते थे चाइना के लोग, ताकि पूर्वज खुश रहें और राजा या परिवार के लिए सौभाग्य लाएं और उन्हें दैवीय इच्छा बताएं कि भाई भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि तो आत्माएं जो होती हैं वो लौट करके फिर आती हैं। देवताओं की पूजा, ठीक है, सर्वोच्च देवता, उनका सर्वोच्च देवता सांगडी हुआ करता था, जिसे स्वर्ग का स्वामी मानते हैं और ब्रह्मांड का नियंत्रक माना जाता है। इसको सांगटी को, सांगडी से सीधे संपर्क केवल राजा ही कर सकता था, इसीलिए राजा जो होता था देवी की भगवान का एक दूत के रूप में माना जाता था। प्राकृतिक शक्तियों की बात की तो वे सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत और पृथ्वी जैसे प्राकृतिक शक्तियों के देवताओं की भी पूजा किया करते थे, जैसे भारत में होती है, जिनका जीवन पर सीधा प्रभाव भी पड़ता था। ठीक है, भविष्यवाणी और आस्थि लेख। भविष्यवाणी, सांग शासक किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि युद्ध या फसल या विवाह से पहले देवताओं और पूर्वजों की इच्छा जानने के लिए भविष्यवाणी पर निर्भर रहते थे। माध्यम क्या था? वे ओरेकल बोन्स यानी कछुए के कवच या पशुओं की हड्डियों पर प्रश्न लिख करके उन्हें गर्म करते थे पहले उस प्रश्न को। ठीक है, हड्डियों पर लिख करके कछुए की खाल पर, ऊपर वाले खोल पर। गर्मी से हड्डियों में दरारें पड़ जाती थी और इन दरारों के पैटर्न को देख करके राजा के पुरोहित भविष्यवाणी की व्याख्या करते थे कि भाई ये काम करेंगे तो अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो पुरोहित होते थे, जो राजा के सलाहकार होते थे, जो पुरोहित होते थे ब्राह्मण लोग, वो बताते थे। उनके वहां के ब्राह्मण, जैसे आज के अपने यहाँ पे जो ब्राह्मण है ऐसे वहां पर भी हुआ करते थे। सांगडी और पूर्वजों को खुश करने के लिए पशु बलि और कुछ अवसरों पर मानव बलि की प्रथा भी चीन में उस समय प्रचलित हुआ करते थे, सांग युग की सभ्यता में, जिसके साक्ष्य पुरातात्विक उत्खनन में मिलते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सांग युग का धर्म अनुष्ठानों और पुरोहितों पर अत्यधिक केंद्रित था, जहां पूर्वज पूजा एक सामाजिक और राजनीतिक भूमिका निभाती थी, क्योंकि राजा को अपने पूर्वजों और सर्वोच्च देवता सांगडी का प्रतिनिधि माना जाता था राजा को, इसलिए राजा जो है इन चीजों को किया करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। खंडसा की बात की जाए, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चले प्रश्न अगला आपका आ चुका है। डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इन द स्टडी ऑफ अर्ली कल्चर ऑफ इंडिया। प्रारंभिक भारतीय संस्कृतियों के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखिए, पुरातात्विक स्रोत प्रारंभिक भारतीय संस्कृतियों खास करके पाषाण युग से लेकर के महाजनपद काल तक के अध्ययन के लिए सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण आधार यही होते हैं। कौन? पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि जब कोई लिखा पढ़ा स्रोत हमको नहीं मिलता है तो पुरातत्व ही हमारा सहारा होता है। ये भौतिक साक्ष्य होते हैं जो हमें प्राचीन लोगों के जीवन, उनके प्रौद्योगिकी, धर्म और समाज के बारे में ठोस जानकारी देते हैं और सही जानकारी देते हैं। पहला, उपकरण और औजार, टूल्स एंड जो है इम्प्लीमेंट्स। पाषाण उपकरण की अगर बात की है तो स्टोन टूल्स कुछ मिले हैं। ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल युगों के अध्ययन का मूल आधार है। पत्थरों के प्रकार, आकार और बनाने की तकनीक जैसे हस्त कुल्हाड़ी, स्क्रेपर, सूक्ष्म पाषाण हमें मानव के तकनीकी विकास और जीवन यापन के तरीकों, खास करके शिकार को संग्रहित करना, उसको रखना, कृषि करना, इनके बारे में बताते हैं। धातु उपकरण का भी ज्ञान था। ताम्र पाषाण युग में तांबे और कांस्य के उपकरण तथा लौह युग में लोहे के औजारों की खोज से उस काल की कृषि, युद्ध कला और हस्तकला में आए परिवर्तनों का पता चलता है। मृदभांड की बात की जाए तो मिट्टी का बर्तन भी पता चलता है। मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन। मृदभांड प्राचीन संस्कृतियों के काल निर्धारण का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की शैली, रंग और बनावट समय के साथ बदलती रहती है। आपको बता दो, इसीलिए जो है मिट्टी के बर्तन जो उस समय मिले हैं वो भी एक साक्ष्य है, वो भी उसके बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण के रूप में गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी, हड़प्पा सभ्यता से पहले या समकालीन संस्कृति का सूचक जो है ओसीपी नाम की मिट्टी के टुकड़े करते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन करते हैं। दूसरे, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड, यानी कि इसको NBPW कहते हैं। महाजनपद काल और बुद्ध काल की उच्च नगरीय संस्कृति का प्रतीक है NBPW नाम के मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मतलब मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। मृदभांड को मिट्टी का बर्तन कहते हैं। इनसे उनके पाक कला यानी खाना पकाने की तकनीक और भंडारण और कलात्मक अभिरुचि की जानकारी मिलती है। ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखेंगे पुरातात्विक स्थल और उत्खनन, इनसे भी जानकारी हमको मिलती है उस समय के बारे में। स्थल विन्यास, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा जैसे स्थलों के जो है व्यवस्थित उत्खनन से हमें नगरीय नियोजन, वास्तुकला, जल निकासी व्यवस्था और सड़क जाल जैसे पहलुओं की जानकारी मिल जाती है, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के उन्नत प्रकृति को दर्शाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा, मतलब कि उस समय जो साक्ष्य थे, सारे साक्ष्य थे। आवास संरचना, घरों की बनावट कैसी थी, ईंटों का आकार और सार्वजनिक संरचनाएं जैसे कि मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार हुआ, ठीक है, और समाज का आर्थिक स्थिति और धार्मिक सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है ये सब पुरातात्विक साक्ष्य। इसके अलावा कलाकृति और मोहरें भी जो मिली है हमको, उससे भी बहुत जानकारी इतिहास के बारे में होती है, समय के बारे में। मोहरे, सील्स, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता की मोहरों पर बने पशुओं के चित्र जैसे पशुपति महादेव और अपठित लिपि उनके धार्मिक विश्वासों, व्यापारिक संपर्कों और लेखन कला के अस्तित्व को दिखाता है कि उस समय लिखन पढ़ने की कला थी। भले ही हम आज उस लिपि को नहीं पढ़ पाए, लेकिन लिखने की कला जरूर थी। महादेव की मूर्ति बनाए थे पशुपति, उसकी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। मूर्तियों में खास करके नृत्य करती हुई लड़की यानी मोहनजोदाड़ो से एक नृत्य करती हुई नर्तकी कांसे की मूर्ति मिली हुई है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है और मातृ देवी की जो है मृण मूर्तियां मिली हैं। उनकी कला शैली, उनके वस्त्र और मातृ देवी की पूजा में विश्वास को इंगित करती है। इस तरीके से तमाम सारी चीजें मिली हैं जो कि पुरातात्विक साक्ष्य है। मुद्राओं की बात की, कॉइन्स भी मिलते हैं, मुद्राएं भी पुरातात्विक साक्ष्य होती हैं। आहत मुद्राएं, पंचमार्क कॉइन्स, ये भारत की सबसे पुरानी मुद्राएं हैं जो महाजनपद काल के दौरान प्रचलन में थी। ये व्यापार और अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण की शुरुआत को दर्शाती हैं। आहत मुद्राओं में पंचमार्क सिक्के यानी जिसको छापा जाता था उस पर कुछ मोहरे वगैरह, मतलब उस पर कुछ छपाई भी होती थी। मुद्राओं के शासकों के नाम, बाद के काल में साम्राज्य की सीमा और आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की सीमाओं जैसे कि धार्मिक पूर्वाग्रह या बाद में जोड़ा गया
बाद में कुछ जोड़ दिया गया उसमें राजा महाराजाओं के द्वारा भाग, उसको दूर करता है। क्योंकि जो लिखा हुआ किताबों में लिखा है वो हो सकता है सही भी लिखा हो, गलत भी लिखा हो, ठीक है, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य बताता है वो सही ही बताता है। किताब में कोई व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। करते प्रारंभिक भारतीय संस्कृतियों के एक निष्पक्ष और ठोस भौतिक इतिहास का निर्माण करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द रीजंस रिलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता लगभग में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका पतन एक जटिल और बहुकारणात्मक घटना से हुआ, यानी कि किसी कारण से, कई कारण से। कोई एक कारण इसके अंत के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विभिन्न कारकों ने एक साथ काम किया, जिससे सभ्यता का क्रमिक रूप से क्षरण हुआ, पतन हुआ और अंततः महानगरीय केंद्र नष्ट हो गया पूरा का पूरा सिंधु घाटी का। पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कारण। कुछ लोग कहते हैं कि पर्यावरण हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। देखिए, सरस्वती नदी सूखना सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक सरस्वती नदी प्रणाली का सूखना माना जाता है। माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल की वजह से नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, और या सहायक नदियां यमुना, सतलज पूर्व या पश्चिम की ओर विस्थापित हो गई होंगी। इससे इस नदी के किनारे बसे कई महत्वपूर्ण केंद्र पानी की कमी के कारण से उजड़ गए, या सूखा की वजह से वो विनाश हो गया। जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, यानी कि वातावरण में गर्मी आई होगी, सूखा पड़। कुछ विद्वानों का मत है कि इस क्षेत्र में लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा होगा, जिससे कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा हुआ होगा और शहरों को छोड़ करके लोग जो है भाग गए होंगे। वन उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। बड़ी संख्या में ईंटें पकाने और धातुओं को गलाने के लिए लकड़ी के अत्यधिक उपयोग से वन उन्मूलन हुआ होगा, जिससे वर्षा कम हुई होगी और मिट्टी का क्षरण हुआ होगा, जिसकी वजह से सभ्यता खत्म हुई, ऐसा ये प्राकृतिक संसाधन बताते हैं। दूसरा है नदी बाढ़ या गर्म मार्ग परिवर्तन हुआ होगा नदी का, और इस वजह से मोहनजोदाड़ो की सभ्यता खत्म हो गई। अत्यधिक बाढ़। मोहनजोदाड़ो जैसे शहर बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ों से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। बाढ़ के मलबे के ढेर उत्खनन में कई स्तरों पर मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों को बार बार पुनर्निर्माण करना पड़ता था बाढ़ आने की वजह से। सिंधु नदी मार्ग परिवर्तन भी करती थी। सिंधु नदी के बार बार मार्ग बदलने से भी मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, जिससे कृषि और व्यापारिक गतिविधि भी बाधित हुआ करती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया इसके पतन का कारण। और अगला था बाहरी आक्रमण सिद्धांत, यानी कि बाहरी लोगों ने, खास करके आर्य लोगों ने आक्रमण किया होगा, इससे पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। मोर्टिमर व्हीलर जैसे पुराने इतिहासकारों ने आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण माना। उन्होंने ऋग्वेद में पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला इंद्र के उल्लेख और मोहनजोदाड़ो में मिले कुछ नरकंकालों यानी विनाश के साक्ष्य, जिसको कहते हैं नरकंकाल, उसको आधार बना करके बताया कि जो है आर्यों का आक्रमण हो रहा होगा। आलोचना यह है कि यह सिद्धांत अब तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं है, क्योंकि नरकंकाल अलग अलग समय के हैं और आक्रमण के सीधे बड़े पैमाने पर पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं कि बहुत ज्यादा नरकंकाल एक ही समय के मिले हों। क्योंकि युद्ध का मतलब है कि एक ही समय के नरकंकाल मिलेंगे तभी माना जाएगा। चौथा कारण है आर्थिक और आंतरिक कारण। व्यापार में कमी हुई होगी, और देखिए मेसोपोटामिया जैसे बाहरी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंधों में गिरावट आने से आर्थिक समृद्धि कम हुई होगी, ठीक है। प्रशासनिक कमजोरी। सभ्यता के अंतिम चरणों में नगर नियोजन, साफ सफाई और वास्तुकला के मानकों में गिरावट देखी गई, जो केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण के कमजोर होने का संकेत देती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अधिकांश आधुनिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि सभ्यता का पतन सूखा, सरस्वती नदी के सूखने से और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरण संबंधी कारणों के वजह से हुई होगी। इससे कृषि और अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी, जिससे लोग धीरे धीरे शहरों को छोड़ करके पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए होंगे, जहां वे ग्रामीण संस्कृतियों में बदल गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, पीपल ऑफ इजिप्ट वर मोस्ट रिलीजियस पर्संस ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस। मिस्रवासी विश्व के सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति थे, विवेचना कीजिए। बिल्कुल, यह कथन भी मिस्रवासियों के लिए सर्वाधिक समीचीन होता है, क्योंकि ये धार्मिक व्यक्ति थे। मिस्र की सभ्यता में धर्म की केंद्रीय भूमिका हुआ करती थी। प्राचीन मिस्र में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था,
बल्कि यह उनके दैनिक जीवन, राजनीतिक, कला और मृत्यु के बाद के विचारों में गहराई से जो है समाया हुआ था धर्म। ठीक है, धर्म के आधार पर ही सब कुछ होता था। फाराओ का दैवीय रूप स्वरूप, राजनीतिक धर्म। मिस्र का राजा फाराओ स्वयं को सूर्य देवता यानी रे का पुत्र बताता था। पृथ्वी पर देवता होरोस का अवतार मानता था। कौन अपने आप को पृथ्वी पर किसको होरोस का अवतार मानता था? कौन कौन मानता था बेटा? जो फाराओ नाम का एक राजा था मिस्र का, जिसने अपना वो बनवाया था, क्या ना, पिरामिड। सबसे बड़ा पिरामिड जो है फाराओ का भी पिरामिड है। ठीक है। धार्मिक सत्ता, फाराओ धार्मिक और राजनीतिक दोनों सत्ताओं का केंद्र था। उसका शासन दैवीय इच्छा पर आधारित था। फाराओ के लिए विशाल मंदिरों और पिरामिडों का निर्माण उनके धार्मिक विश्वास की गहराई को दर्शाता है। मृत्यु और पुनर्जन्म में अटूट विश्वास था। इन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद में दोबारा से जन्म भी होता है। जीवन का उद्देश्य, मिस्रवासियों का जीवन का उद्देश्य मृत्यु के बाद जीवन यानी कि अल्टर लाइफ के लिए तैयारी करना था। वे मानते थे कि शरीर की सुरक्षा पुनर्जन्म के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर शरीर आपका सुरक्षित रहेगा, हो सकता है जीवात्मा लौट करके आए, फिर से जीवित हो जाए। मम्मीकरण करते थे, यानी कि जो है लाश को पत्थर में चुनवा करके रख देते थे, उसी को मम्मीकरण कहते थे। यह प्रथा उनके इस विश्वास का ठोस प्रमाण है कि वे अपने शासकों और धनी लोगों के शवों को, यानी कि उनकी जो लाश होती थी शरीर की, उसको सुरक्षित रखने के लिए जटिल और समय लेने वाली मम्मीकरण प्रक्रिया का पालन करते थे, जो कि लाश को उसी में एकदम से सेफ बचा करके रखने का प्रयास था। पिरामिड और कब्रें बनाते थे। फाराओ के लिए, खास करके राजाओं के लिए जो है बनाया। फाराओ माने राजा। विशाल मकबरे जैसे किंग्स की घाटी का निर्माण अमरता की उनकी आकांक्षा और धार्मिक उत्साह का प्रतीक है। ये न केवल कब्रें थी, बल्कि अगले जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य, आभूषण, फर्नीचर से भरे हुए मंदिर थे। ठीक है, कब्र वगैरह में इन सभी को रख दिया जाता था ताकि जो है अगर वो जीवित हो तो फिर अपनी चीजों को वहां से यूज कर ले। तमाम धन दौलत भी रखी जाती थी। देवी देवताओं की बहुलता। मिस्र के लोग जो हुआ करते थे बेटा, बहुदेववादी थे। वे प्रकृति की हर शक्ति यानी सूर्य, नील नदी और आकाश को देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। प्रमुख देवता में जैसे रे सूर्य देवता थे, ओसिरस पुनर्जन्म और मृत्यु के देवता, आइसिस मातृत्व के देवता और अनुबिस मम्मीकरण के देवता माने जाते थे। उनके दैनिक और धार्मिक जीवन को जो है नियंत्रित करते थे, कंट्रोल करते थे ये सब देवता। पशु पूजा, वे कुछ पशुओं जैसे कि बिल्ली, बाज, मगरमच्छ को देवताओं का प्रतीक मान करके उनकी पूजा किया करते थे। नैतिक संहिता, एथिकल कोड। माआत, मिस्र के धर्म का केंद्रीय नैतिक आदर्श माआत हुआ करता था, जिसका अर्थ है सत्य, न्याय और संतुलन और विश्व व्यवस्था। मिस्रवासी मानते थे कि वे अगले जीवन में ओसिरिस के सामने अपने कार्यों का हिसाब देंगे, इसीलिए जो है वो चीजें किया करते थे। निष्कर्ष, मिस्रवासियों के धर्म ने अपने पूरे जीवन को व्याप्त रखा था। फाराओं की राजनीति से लेकर के उनकी वास्तुकला के सबसे बड़े स्मारक, खासकर पिरामिड और उनकी अंत्येष्टि प्रथाओं यानी मम्मीकरण को, यानी कि जो मर जाते थे व्यक्ति उनको दफनाया नहीं जाता था, उनको एकदम से चुनवा दिया था पत्थर में और उनका मम्मी बना देते थे। उनका मृत्यु के बाद के जीवन पर गहरा और विस्तृत ध्यान ही उन्हें प्राचीन विश्व में सबसे धार्मिक लोगों में से एक सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एवेल्यूट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट चाइना। प्राचीन चीन की आर्थिक दशा का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है। देखिए, प्राचीन चीन की आर्थिक दशा मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हुआ करती थी और यह नदी घाटियों, खास करके विशेष करके पीली नदी या हांगहो नदी भी इसी को कहते हैं, पीली नदी को, उसके आसपास केंद्रित हुआ करती थी। समय के साथ हस्तकला, व्यापार और मुद्रा के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था में जटिलता यहाँ पर आती चली गई। तो चीन की आर्थिक दशा की जो बात की जाए, उस समय आर्थिक दशा का मूल्यांकन की बात की तो पहले क्या कृषि वहां पर कैसी थी? कृषि का आधार जो था चाइना में, प्राचीन चीनी अर्थव्यवस्था जो थी उस कृषि जो है उसकी रीढ़ हुआ करती थी। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी काम करती है, ऐसे वो थी। ठीक है, मुख्य फसलें बात की तो उत्तरी चीन में बाजरा यानी मिलेट और दक्षिणी चीन में यांगतजी नदी जो थी उसकी घाटी में चावल की खेती बड़ी फेमस हुआ करती थी। प्रौद्योगिकी, सांग और जो है छऊ युगों में, छऊ ये सब राजवंश, सांग राजवंश, छऊ राजवंश, सिंचाई तकनीकों का विकास हुआ था। लौह युग लगभग में 600 ईसा पूर्व से के बाद में लोहे के औजारों के उपयोग से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ठीक है,
भूमि स्वामित्व, भूमि शुरुआत में सामूहिक और यह सावंती प्रभुओं के नियंत्रण में थी, लेकिन बाद में व्यक्तिगत स्वामित्व भी इसका बढ़ता चला गया। हस्तकला और उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, चीन में रेशम उद्योग जो है फेमस था। प्राचीन चीन का सबसे प्रसिद्ध उद्योग रेशम उत्पादन था। रेशम न केवल घरेलू उपयोग के लिए बल्कि व्यापार यानी सिल्क रूट के लिए भी एक प्रमुख वस्तु हुआ करती थी, जिससे चीन को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ था। कांस्य युग, सांग और झोउ राजवंश कांस्य युग की उन्नत संस्कृति के प्रतीक हुआ करते थे। कांस्य का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, बर्तन, हथियार और कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता था, जो उत्कृष्ट धातु विज्ञान को दर्शाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनियों ने चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में भी विशेषज्ञता हासिल की थी, ये बात ध्यान रखिए। व्यापार और वाणिज्य की बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स। घरेलू व्यापार, प्राचीन काल में नमक, लोहा और अनाज का स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार हुआ करता था। विदेशी व्यापार, रेशम के माध्यम से चीन ने मध्य एशिया, भारत और रोमन साम्राज्य तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थापित किया, जिसे बाद में सिल्क रूट कहा गया। बाजार की बात की तो महत्वपूर्ण शहरों में बाजार और व्यापार केंद्र विकसित हुए, जहां वस्तुओं का आदान प्रदान भी हुआ करता था। ठीक है, विनिमय होता था वस्तुओं का, आप एक वस्तु देते दूसरी ले लेते थे। मुद्रा और वित्त, करेंसी एंड फाइनेंस की बात की जाए तो विनिमय, एक्सचेंज होता था, विनिमय। शुरू में कौड़ियों का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। इसे एक कौड़ी से मुद्रा का प्रयोग करते हुए वैसे कौड़ी चलती थी, तो उस कौड़ी का उपयोग, धातु मुद्रा। बाद में चाकू के आकार की एक मुद्रा बनी। उदार के आकार यानी कि स्पेड मनी, नीप मनी भी कांस्य मुद्राएं प्रचलन में आई, जो अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण का और व्यापार की बढ़ती जटिलता को दर्शाती है। झोउ और हान राजवंश के दौरान मानकीकृत मुद्रा का विकास हुआ चीन में, जिससे व्यापार आसान हो गया था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन चीन की अर्थव्यवस्था एक मजबूत कृषि आधार पर टिकी हुई थी, जिसे उन्नत हस्तकला यानी रेशम, कांस्य और बढ़ते व्यापार यानी सिल्क रूट का समर्थन प्राप्त था। लोहे के औजारों और मानकीकृत मुद्रा के उपयोग से इसकी उत्पादकता और जटिलता बढ़ती गई, जिससे चीन को एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा ये सिलेबस, मतलब पूरा का पूरा जो है इसको चीज को समझ लिया। ये पूरा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एसएमएस करें 9984 039 139 पर। थर्ड सेमेस्टर का मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस आपकी मात्र 150 रुपए है। ठीक है, एक सेमेस्टर की यानी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए है, दोनों सेमेस्टर की लेंगे तो आपका 150 रुपए फीस पड़ेगा। मेरे हिसाब से 150 आपका ज्यादा बेस्ट है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट में करके भेज दीजिएगा। आप किस सेमेस्टर में, तो फर्स्ट एंड सेकंड का लेना है तो आप लिख दीजिए गुरुजी हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का ज्वाइन करेंगे, तो हमारे लिए फीस जो है 150 रुपए हम देने के लिए तैयार है। जैसे आप इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे अगर एक सेमेस्टर का लेना है। अगर आपको दोनों सेमेस्टर का लेना है तो आपको 150 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखें। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता हो तो ऑनलाइन माध्यम। ठीक है, और जब आप जमा कर देंगे फीस, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर लाइव क्लास की लिंक आपको मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, तमाम सारे जो है चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, और कम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस मिल जाएगा। सब्जेक्ट में आपका जो माइनर सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट है, उनके भी मिल जाएंगे, खास करके को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन और फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इन सभी के 5-5 प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। जब आप हमसे जुड़ेंगे बड़ा फायदा आपका होगा। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिलेबस आप चेंज है थोड़ा सा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पेपर होता है उसका। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पीआरयू बरेली, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर 9984 039 139, क्योंकि इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे तभी कोर्स मिलेगा, क्योंकि पुराना नंबर बंद हो चुका है 99 वाला, क्या नाम है 91 61 93 60 62 वाला नंबर बंद हो चुका है। आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, आपको यहाँ पर कोर्स व्यवस्थित किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिनकी आज परीक्षा है उनके लिए, जिनकी 2 दिन बाद 10 दिन बाद परीक्षा, सभी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इससे पहले 2-3-4 दिन पहले एक क्लास और ली थी मैंने ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही
जो है जबरदस्त होगी। तो इस नंबर पर तुरंत एसएमएस करें, क्योंकि आप एसएमएस करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। मात्र 150 रुपए में आप 6 महीने तक की क्लास भी सेकंड सेमेस्टर की जोड़ पाएंगे, ठीक है, और पूरा आप फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी पाएंगे, सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, और इसके अलावा शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, गृह विज्ञान, एंशिएंट हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा यहाँ पर, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।